तो हम आज का अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा था संश्लेषित रेशे, उनके बारे में, रेशों के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हमारा अगला चैप्टर है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? सूक्ष्म जीव जो हमारी आंखों से न दिखाई पड़े, जो हमारी साधारण आंखों से न दिखाई पड़े, जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है देखने के लिए। उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। ये जीव बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता के नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे जीव जिन्हें हम साधारण आंखों से या बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। और जिस भाग में, विज्ञान के जिस भाग में इन सूक्ष्म जीवों के बारे में वर्णन अध्ययन किया जाता है, उन्हें सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी। उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी। विज्ञान के जिस भाग में सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उन्हें सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। उस भाग को सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने, किसने? ल्यूवेनहॉक ने देखा। ल्यूवेनहॉक ने देखा। और इन्होंने जब देखा तो इन्होंने सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए अपने से सूक्ष्मदर्शी को बनाया। कैसे बनाया? अपने से सूक्ष्मदर्शी को बनाकर सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले 1677 ईस्वी में देखा। कब देखा? 1677 ईस्वी में सबसे पहले देखा। अब ये सूक्ष्म जीव होते कैसे हैं? ये सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोन में होते हैं। किसमें होते हैं? माइक्रोन में। माइक्रोन सूक्ष्म जीवों को मापने की एक यूनिट होती है, इकाई होती है। ये लंबाई मापने की होती है। अब एक माइक्रोन कितना होता है? 1 मीटर का 1,000वां भाग माइक्रोन होता है। तो एक मीटर बराबर एक माइक्रोन बराबर 1/1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1/1000 मीटर। तो एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। कितना होता है? 10 लाखवां भाग। तो 1/10। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 1/, इसको इतना भी लिख सकते हैं, 1/10⁶। कितना लिख सकते हैं? 10⁻⁶। या तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶। तो 1 माइक्रोन बराबर 1/10 लाख, या तो 1/10⁶, या तो 10⁻⁻⁶ हम लिख सकते हैं। तो अब हमारा आता है सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो ये इनके रहने के आधार पर, किसके आधार पर? इनके रहने, मतलब निवास के आधार पर। किसके आधार पर? निवास के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
तो अब हम इनको देख लेते हैं। पहला सहजीवी सूक्ष्म जीव, सहजीवी सूक्ष्म जीव। दूसरा होता है परजीवी सूक्ष्म जीव। और तीसरा क्या होता है मुक्त जीवी, मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव। वो क्या होते हैं? पहला होता है सहजीवी सूक्ष्म जीव, दूसरा होता है परजीवी सूक्ष्म जीव, और तीसरा होता है मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव। तो ये सहजीवी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सहजीवी, सहजीवी सूक्ष्म जीव ऐसे सूक्ष्म जीव जो किसी दूसरे जीव के लिए लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। दूसरे जीवों के लिए लाभदायक होते हैं, इन्हें सहजीवी सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब ये रहते कहाँ हैं? अब ये रहते कहाँ हैं? अब जैसे इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कभी अरहर का पेड़ आपने देखा होगा, तो जब उन्हें जड़ से निकालते हैं जड़ के साथ, तो उनकी जड़ों में देखा होगा, उनकी जड़ों में आपने ऐसे गांठ गांठ देखा होगा, ऐसे गांठ गांठ ऐसे दिखती होगी। तो इसी गांठों में ये सूक्ष्म जीव रहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का नाम क्या होता है? इनका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है? राइजोबियम। अब इनका इन राइजोबियम सूक्ष्म जीवों का, सहजीवी सूक्ष्म जीवों का कार्य क्या होता है? ये सूक्ष्म जीव मिट्टी से या इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और पौधों के लिए, पौधों के भोजन के लिए भेज देते हैं। क्या करते हैं? पौधों के भोजन के लिए भेज देते हैं। अब आता है परजीवी सूक्ष्म जीव। क्या आता है? परजीवी सूक्ष्म जीव। अब ये परजीवी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। कैसे? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सहजीवी सूक्ष्म जीव। वो परजीवी सूक्ष्म जीव क्या बोलते हैं? परजीवी सूक्ष्म जीव। अब ये परजीवी सूक्ष्म जीव रहते होते कहाँ हैं? आपने मच्छर देखा होगा, तो मच्छर जो हमें काटता है वो मादा मच्छर होता है। कौन सा मच्छर? मादा मच्छर। नर मच्छर कभी काटता नहीं है। तो ये जो मादा मच्छर होता है, इनके अंदर ये पाया जाता है। इसका नाम होता है मादा। जिस मच्छर में पाया जाता है उसका नाम होता है ना, क्या होता है? एनाफ्रीज मच्छर। ये जो परजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं, ये वो एनाफ्रीज मच्छर में पाए जाते हैं। और किस में पाए जाते हैं? मानव के रक्त में। किसमें? मानव के रक्त में। ये सूक्ष्म जीव किसमें पाए जाते हैं? मादा एनाफ्रीज मच्छर में, और दूसरा मानव के रक्त में। अब हमारा आता है मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव। अब ये मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो हमारा ये आता है मुक्त जीव। मुक्त जीवी क्या होते हैं? मुक्त जीवी क्या होते हैं? जैसे मुक्त से ऐसा लग रहा है जैसे ये स्वतंत्र रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। जो मुक्त जीवी होते हैं ये या तो मिट्टी में, या तो वातावरण में, या तो मिट्टी में या तो वातावरण में
स्वतंत्र रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। कैसे रहते हैं? निर्भर नहीं रहते हैं। तो अब हम इन सूक्ष्म जीवों के अब प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अब हमारा अगला आता है सूक्ष्म जीव के प्रकार। सूक्ष्म जीव के प्रकार। तो सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो ये इनके खोज के आधार पर जैसे जैसे ये खोजे गए उस अनुसार ये 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार, पहला होता है विषाणु। क्या होता है? विषाणु। दूसरा जीवाणु, तीसरा कवक, चौथा शैवाल और पांचवा प्रोटोजोआ। अब ये विषाणु क्या होता है? विषाणु जो होते हैं वो सजीव को और निर्जीव को अलग करते हैं। दोनों सजीव और निर्जीव को अलग करते हैं। अलग कैसे करते हैं? ये ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है, ये बीच की कड़ी होते हैं। जब ये किसी सजीव के शरीर में जाते हैं तब ये क्रियाशील होते हैं, और सजीव के शरीर के बाहर रहते हैं तो ये मृत रहते हैं। मतलब कि इनके अनुकूल वातावरण जब मिलता है किसी जीव के शरीर में तब ये जीवित हो जाते हैं, और बिना ऐसे ये मृत रहते हैं। उसके बाद आता है जीवाणु। जीवाणु जीवाणु एक पादप जगत में जीवाणु, कवक और शैवाल, ये तीनों जो होते हैं ये पादप जगत के होते हैं। किसके होते हैं? पादप जगत के। और ये जो प्रोटोजोआ होता है ये जंतु जगत का होता है। किसका होता है? जंतु जगत का होता है। तो अब हम इनके कुछ उदाहरण में इनकी लंबाइयां हम लिख लेते हैं। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम और उनमें कितनी कोशिकाएं होते हैं और उनकी लंबाइयां। तो पहला आता है विषाणु। विषाणु जो होता है वो अकोशिकीय होता है, मतलब इसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये जो बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। इसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसकी जो लंबाई होती है ये 0.15 माइक्रोन से 0.275 माइक्रोन तक होती है। अब आता है जीवाणु। जीवाणु क्या होता है? ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। और इनकी लंबाई 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होती है। अब आता है शैवाल। शैवाल जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है? बहुकोशिकीय, अथवा या एक कोशिकीय भी हो सकता है। ये 1 माइक्रोन से कुछ मीटर तक लंबे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कुछ मीटर तक लंबे हो जाते हैं। कवक एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। मतलब उसमें एक कोशिका भी होगी, सिंगल कोशिका भी हो सकती है, और एक से अधिक कोशिका भी हो सकती है। इसकी लंबाई 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होती है। अब आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है अकोशिकीय अथवा एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो जिनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो एक कोशिका सिर्फ होगी। इनकी लंबाई 2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक होती है। तो अब आता है जीवाणु। अब हम इनमें से जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें से एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है जीवाणु। क्या आता है? जीवाणु। जीवाणु जो होता है वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। इसकी जो लंबाई होती है 0.2 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के बीच में हो सकती है। अब इनमें एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, मजबूत कोशिका भित्ति। देखिए इसकी जो संरचना होती है ये श्रृंखला में पाए जाते हैं। कैसे? श्रृंखला में या ग्रुप में, समूह में पाए जाते हैं। या तो एक कोशिकीय हर तरह से रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, समूह में भी रह सकते हैं, और एक
लंबी श्रृंखला बनाकर रह सकते हैं। तो इनमें जो है, इनमें कसाव और पक्षमार्ग पाए जाते हैं। अब ये कसाव और पक्षमार्ग क्या होता है? इनकी जैसे मान लीजिए इसकी ये संरचना है, तो इस पर कुछ ऐसे रोम पाए जाते हैं जिसके सहायता से ये चलते हैं, इन्हें ही कसाव कहते हैं। और इसके ये जो जिस पर ये कसाव निकले हुए हैं, इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अब ये होते हैं, इनकी कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं कई। तो पहली संरचना होती है छड़नुमा। ऐसी छड़नुमा, ये जो होते हैं ये एक कोश की होते हैं। तो ये जो है एक कोशिका जुड़कर या तो किसी प्रकार से ये एक छड़ के आकार की संरचना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये एक ऐसे छड़ के आकार की संरचना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? छड़ के आकार के। अब दूसरा आता है गोलाकार। क्या आता है? गोलाकार। कैसा आता है? गोलाकार। अब ये गोलाकार एक गोले के आकार में होते हैं। कैसे होती हैं? गोले के आकार में होता है। अब आता है कोम। ये कोम क्या कहते हैं? ये कोम क्या होता है? कोम जो होता है ये एक ऐसे पतले धागे की जैसी संरचना होती है, इसे बोलते हैं कोम। ये इसी धागे की जैसे पतली संरचना के आकार का होता है। तो ये जो होता है ये एकदम पतली संरचना के आकार का होता है। ये अकेले धागे की तरह होता है। जबकि और ये चौथी संरचना सर्पिलाकार। ये सर्पिलाकार भी इसी कोम की तरह होती है, लेकिन ये कोम जो होता है ये अकेले धागे की तरह होता है। और ये जो होता है ये कुछ समूह में हो जाते हैं, 2 या 4 या कुछ भी इस कोम के अणु जुड़ जाते हैं, तो इसे सर्पिलाकार बोल देते हैं। अब आता है वृद्धि तथा श्वसन। ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये कैसे वृद्धि करते हैं और कैसे श्वसन करते हैं। तो ये जो इनके श्वसन की क्रिया होती है ये 2 प्रकार की होती है। वायवीय, ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें एक में तो वायवीय श्वसन होता है और कुछ में दूसरों में अवायवीय श्वसन। तो जिन जीवाणुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उन्हें वायवीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? वायवीय कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय कहते हैं। वायवीय जीवाणु बोल सकते हैं। और दूसरा आता है जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अवायवीय जीवाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवायवीय। मतलब कि जिन जीवाणुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? ऑक्सीजन की। उन्हें वायवीय जीवाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायवीय जीवाणु। और जिन जीवाणुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अवायवीय जीवाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवायवीय जीवाणु। अब आता है क्या? पोषण। क्या? पोषण। अब ये पोषण कैसे करते हैं? इनमें से कुछ तो मृत जीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ स्वपोषी होते हैं। तो जो मृत जीवी होते हैं क्या होते हैं? मृत जीवी होते हैं वो जंतुओं या किसी मृत पदार्थ से, मृत प्राकृतिक पदार्थ से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कोई जीव जंतु मर गए तो उनको सड़ाकर अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे मृत होते हैं तो उन्हें सड़ाकर अपना भोजन बना लेते हैं। उन्हें मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। और जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, कैसे? स्वयं से।
कैसे बना लेते हैं? स्वयं से। उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ये जो स्वपोषी होते हैं क्या होते हैं? जो स्वपोषी होते हैं उनमें पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरित, जिसकी वजह से वह प्रकाश और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब कुछ होते हैं जो परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी। अब ये क्या कैसे भोजन बनाते हैं? परपोषी होते हैं वो दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं। जैसे जैसे कि हमारे अंदर हमारे प्रतिरक्षा करने वाली जीवाणु जो होते हैं, जो हमें दूसरे रोगों से बचाते हैं, वो परपोषी जीवाणु हैं, जो हमारे रक्त में, ब्लड में रहते हैं और किसी दूसरे हानिकारक सूक्ष्म जीव जब आते हैं तो उन्हें से हमारी रक्षा करते हैं। अब आता है ये जीवाणु प्रजनन कैसे करते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं, ये सूक्ष्म जीव या जीवाणु जो होते हैं, ये प्रजनन कैसे करते हैं? तो ये प्रजनन करते हैं अपनी बॉडी को, अपनी कोशिकाओं को विभाजित करते। कैसे? मान लीजिए ये एक ऐसे कोशिका है, तो इसमें जो केंद्रक होगा ये विभाजित होने लगता है। कैसे? ऐसे धीरे धीरे ये विभाजित होने लगता है और इसका केंद्रक जो होता है वो बड़ा होता चला जाता है और अंत में ये दो कोशिकाएं बना लेता है। कैसी? दो कोशिकाएं बना लेता है और फिर दो कोशिकाएं बना लेगा और उसके बाद परिपक्व होने के बाद ये दो कोशिकाएं 4 कोशिकाएं बनाएगी और फिर 4 कोशिकाएं 8 कोशिकाएं बनाती हैं। तो उदाहरण जैसे तो एक जीवाणु होता है, क्या होता है? सुडोमोनास। ये सुडोमोनास जो जीवाणु होता है, ये प्रत्येक 9.5 मिनट में, कितने मिनट में? 9.5 मिनट में। कितने मिनट में? 9.5 मिनट में परिपक्व होता है और अपने बॉडी को काट कर प्रजनन करता है। अपनी बॉडी को काट कर प्रजनन करता है। और एक जीवाणु होता है इकोली। क्या होता है? इकोली। इसका उपयोग वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में करते हैं। ये प्रत्येक 20 मिनट में परिपक्व हो जाता है। कितने मिनट में? 20 मिनट में परिपक्व हो जाता है और 24 घंटे में ये 2 की पावर 72 जीवाणुओं को जन्म देता है। कितने जीवाणुओं को? 2 की पावर 72 जीवाणुओं को जन्म देता है। अब ये जीवाणु के कार्य का मतलब इसका उपयोग क्या होता है, ये हमारे लिए लाभदायक कैसे होते हैं? तो इनका उपयोग जो होता है, जीवाणु का उपयोग जैसे गन्ने के रस से सिरका बनाने के लिए, इससे गन्ने के रस से क्या बनाया जाता है? सिरका। तो इसमें जीवाणु का उपयोग किया जाता है, इसे सड़ाया जाता है। उसके बाद दूध से दही बनाने में, उसके बाद जो चमड़े होते हैं उनके शोधन करने में इन जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जानवर जब घास खाते हैं तो उन घास में क्या होता है? सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। तो इस सेलुलोज को पचाने के लिए उनके आंत में, इसमें उनके आमाशय में इन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ऐसे ही इनके बहुत से कार्य होते हैं। अब इनकी हानियां क्या है? ये जो जीवाणु होते हैं अगर एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाते हैं तो खाद्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं।
इनमें से अजीब सी एक गंध आने लगती है जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। ऐसे ही और हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो हम हानिकारक होते हैं।